हम हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में काफी आगे तक आ चुके हैं। हमने अभी तक काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लिया है। हमने अभी तक यूजर इनपुट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स इन रस्ट के बारे में देख लिया, फंक्शंस के बारे में देख लिया, क्लोजर्स के बारे में देख लिया। इसके साथ ही हमने स्ट्रक्ट डेटा टाइप के बारे में देख लिया, जिसके अंदर हम की और वैल्यू के डेटा पेयर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम हमारी एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो पे काम करेंगे, जिसके अंदर भी हम 4 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। काफ़ी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से वो सब चीज़ें काम कर रही थी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया, हम आज की वीडियो में 4 एक्सरसाइज के साथ काम करेंगे। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइजेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहली एक्सरसाइज की मैं बात करूँ तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारे सिंपल कैलकुलेटर से रिलेटेड होने वाली है, जिसके अंदर हम रस्ट का यूज करके एक कैलकुलेटर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसी के साथ में मैं बात करूँ तो इसमें हम फैक्टोरियल्स का एक मैथमेटिक का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल्स, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल्स को क्रिएट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में हम स्ट्रक्ट डेटा टाइप होता है, जिसका यूज करके आप की और वैल्यू के पेयर को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम लोग काउंटर को क्रिएट करेंगे। रस्ट के अंदर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको पता होगा किस तरीके से आप काउंटर का यूज करते थे। यानी हर काउंटर काउंटर क्या होता है कि जब भी आप काउंटर को कॉल करते हैं तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होता है, 2 इंक्रीमेंट होता है। जिस जो आप काउंटर क्रिएट करना चाहो वो काउंटर हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज होगी, ये एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज होगी। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट्स जब हम एंड कर देंगे हमारे रस्ट ट्यूटोरियल को, तो हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली एक्सरसाइज की हमारी बात करूँ तो सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी होने वाली है राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। तो हमको एक कैलकुलेटर के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमको सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल हमारे रस्ट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और उसके अंदर हमने जो एक्सरसाइज नाम का एक फोल्डर क्रिएट करा था, एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, उसके अंदर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करूंगा और एक नया कार्गो का पैकेज स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्गो न्यू एक्सरसाइज 05। तो एक्सरसाइज 05 नाम से हमारा एक कार्गो का पैकेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंपल ये कार्गो का नया पैकेज स्टार्ट करके एसआरसी फाइल के अंदर मेन डॉट आर एस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी मेन डॉट आर एस वाली जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन होगी। उसी के साथ में टर्मिनल को यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल के अंदर मैं एक्सरसाइज 05 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आ जाता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है? सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है सिंपल कैलकुलेटर के लिए। तो मैं लिख देता हूँ राइट, हमारा जो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम फॉर और अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाला। तो ये वाला फोल्डर मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट अ प्रोग्राम फॉर सिंपल कैलकुलेटर फॉर और अरिथमेटिक ऑपरेशन कैलकुलेशन। तो ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल मैं यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डायरेक्ट भी वैल्यूज को पास कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 5। मैं a इज इक्वल्स टू 5, लेट b इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू लेट से मैं 2 लग देता हूँ और a को कर देता हूँ 4। मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा fn का यूज करके। मैंने आपको बताया था कि रस्ट के अंदर फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है। मैं कैलकुलेटर नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा आपके। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका i32 टाइप, एक डेटा टाइप वाला इंटीजर, और बी आर्ग्यूमेंट आपका बी पैरामीटर होगा आपका i32। और इसके अंदर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ सबसे पहले एडिशन लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा एडिशन, मैं लिखूंगा एडिशन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एडिशन को यहाँ पे परफॉर्म करना है तो मैं लिखूंगा a प्लस बी। इसी के साथ में सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं सारे के सारे परफॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्शन, और इसी के साथ में मल्टीप्लीकेशन, मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवीजन, डिवीजन। तो इसी मेरे को यहाँ पर डेटा टाइप जो हमने ऑपरेटर है उसको चेंज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यहाँ पे डिवीजन को लिखना पड़ेगा। और जैसा मैंने फंक्शन क्रिएट करा है, मेरे को यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करता हूँ और फंक्शन कॉल करने के बाद में हमारी जो दोनों वैल्यूज उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। जैसे मैं a, b लिखकर ये दोनों को पास कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर मेरे को यहाँ पर
सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्गो रन लिखूँगा। तो सिंपल हमारा क्या होगा कि यहाँ पर बी के आगे मैंने एक सेमीकोलन मिस कर दिया था, तो ये वाला सेमीकोलन भी मैं लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कार्गो रन। तो क्या हुआ, मैं प्रोजेक्ट को सेव नहीं करा है। ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स आप भी मत करना, आपको ध्यान रखना है कि आपको हर स्टेटमेंट के बाद में एक सेमीकोलन ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे-सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो गए, जैसे कि एडिशन हो गया, 4 + 2 6 आ गया है, 4 - 2 2 आ गया है, 4 × 2 8 आ गया और 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ चुका है। यहाँ पर हमारा पूरा ये सही तरीके से आ चुका है। इसी के साथ में आप म डिवीज़न के साथ में यहाँ पर आप मॉड्यूलस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मॉड्यूलस को इस तरह से फाइंड आउट करना है, A मॉड्यूलस B करोगे, तो क्या आएगा आपका आंसर? मॉड्यूलस यहाँ पर आपका आना चाहिए 0। तो यहाँ पर आपका मॉड्यूलस 0 आ रहा है। मॉड्यूलस एक्चुअली में क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर 2 नंबर्स के बीच आप मॉड्यूलस परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, यानी 4 मॉड्यूलस 2 आप करते हैं, यानी 4% 2 करेंगे, तो जब 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 0। लेकिन अगर इसी की जगह मैं क्या करता? इसी की जगह मैं कर देता A 4 मॉड्यूलस 2 है ना? इसी की जगह मैं क्या कर सकता था? मैं यहाँ पे लिख सकता था 5 मॉड्यूलस 2 अगर मैं यहाँ पर देता तो यहाँ पर आंसर आता 1, क्योंकि जब भी आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एंड में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? एंड में आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो यही होता है आपका मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट। काफ़ी सारे जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाते हैं, काफ़ी सारी जगह आपको इस टाइप के मॉड्यूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और मॉड्यूलस को फाइंड आउट क्रिएट करने पड़ेंगे। जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जब भी आप एल्गोरिथम्स के साथ काम करेंगे, आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे, तब आपको मॉड्यूलस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल के लिए भी मॉड्यूलस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर हमने अभी जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करा, ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है, यानी हम यूज़र से कुछ इनपुट नहीं ले रहे हैं, यानी हमने जो वैल्यूज़ को क्रिएट कर दी, बस वो वैल्यूज़ क्रिएटेड ही है। हमको इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अलग टाइप से इसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट करे थे, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स से मैं एक हमारी जो यूज़र इनपुट, यानी मैं लिख सकता हूँ यूज़र इनपुट 1 इज़ इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। और एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया था। आपको सिंपली स्ट्रिंग लिखना है और न्यू लिख दूँगा, तो यहाँ पर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है। साथ में हम 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे और 2 बार यूज़र से इनपुट लेंगे। तो ये हमने 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट कर दी। अब मुझे यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा यूज़ एसटीडी, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको रस्ट के अंदर इनपुट लेना है। तो मैं लिखूँगा इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट लेना है, जो एक फंक्शन है और उसके अंदर हमको रीड लाइन वाला जो मेथड है उसको यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं रीड लाइन मेथड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंड एमयूटी म्यूटेबल यूज़र इनपुट 1। और मैंने जो ये दोनों स्ट्रिंग क्रिएट करी थी, इन दोनों को म्यूटेबली क्रिएट करूँगा और इधर दोनों जगह लिख दूँगा म्यूटेबल म्यूटेबल, ताकि हम बाद में इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। और यहाँ पर मेरे को एक एक्सपेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा कि अगर कुछ एरर आती है या फिर प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करता, फिर ठीक से इनपुट नहीं होती लाइन, तो मैं लिखूँगा फेल्ड टू रीड लाइन। और सिंपल जैसा मैंने ये क्रिएट करा सेम टू सेम मैं दूसरा भी यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा। जैसे मैंने U1 और U2 यहाँ पर 2 क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमने यूज़र इनपुट 1 है और यूज़र इनपुट 2 है, ये दोनों यूज़र इनपुट आपके का इसमें है, ये दोनों यूज़र इनपुट आपके हैं यहाँ पर स्ट्रिंग में, तो मेरे को इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लेट नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू, और मैंने जो यूज़र इनपुट 1 लिखा था इसको सबसे पहले करूँगा ट्रिम, क्योंकि ट्रिम मैंने बताया था जब भी आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो जब भी इनपुट लेने के बाद में हमेशा उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर, यानी जब भी वो इनपुट एंड हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती है। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आगे से या पीछे से आपको उसको ट्रिम करनी है, उसकी जो एंड लाइन है या फिर कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको ट्रिम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर डॉट पार्स मेथड का यूज़ करके हम इसको एक उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग को आपके इंटीजर या फिर किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा एक्सपेक्ट एरर, एरर को किस तरह से एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपेक्ट एरर एज़ फेल्ड टू फेल्ड टू पार्स लिखूँगा, दोनों लाइनों को कॉपी करूँगा और दोनों लाइनों के बाद यहाँ पर एक-एक सेमीकोलन को ऐड कर दूँगा। जैसा हमने नंबर 1 के लिए किया है वैसा का वैसा नंबर 2 के लिए भी करेंगे। U1 और U2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और जो नंबर 1 और नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखे थे, उन दोनों नंबर्स को मैं
यहाँ पर हमारे फंक्शन के अंदर पास कर दूँगा। जैसे आप देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने फंक्शन के अंदर पास कर दिया है। कंसोल को क्लियर करके अगर मैं यहाँ पर कार्गो रन करके बताऊँ तो यहाँ पर एरर आ रही है, काहे की एरर आ रही है? लेट्स सी, चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एरर की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारी एक सेमीकोलन की एरर एरर आ रही है और यहाँ पर सेमीकोलन की एरर कहाँ पर आ रही है? लेट्स सी। मैंने इन दोनों जगह पे सेमीकोलन को ऐड नहीं करा है, तो सेमीकोलन की एरर को मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ और कार को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या, मेरे को 2 इनपुट देने हैं, जैसे कि मैं वापस 4 और 2 इनपुट दूँगा, तो सारे का सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा आ रहा था पहले का वैसा वैसा आ रहा है। 2 प्लस 4 यहाँ पर आ गया 6, 4 माइनस 2 आ गया है, 4 इंटू 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 मॉड्यूलस 2। इसी के साथ में अगर मैं इसको डेटा टाइप मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ F32 और इसको भी कर देता हूँ F32। तो अब क्या होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं हमारे कुछ एरर आ रही है या नहीं आ रही। लेट्स सी, चेक करते हैं। मैं लिखूँगा 4 और यहाँ पे लिखूँगा 2, तो ये सारे के सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, मैं कंसोल क्लियर करके अगर मैं कार्गो रन लग करता हूँ और मैं लेट्स से 5 और 2 यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अब आप देखिए, जब मैंने यहाँ पर F32 क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आप फ्लोट के साथ काम करते हैं, जब भी आप डिवीजन के साथ काम करते हैं, तो आपके जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको I32 और I32 ही रहने देता, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों को I32 रहने दिया और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी मैं 5 और 2 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे डिवीजन का रिजल्ट कितना आ रहा है? डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है 2, जो कि आना चाहिए 2.5। तो इसने हमको होल नंबर यहाँ पे रिटर्न कर दिया, इसने हमारा पॉइंट रिमूव कर दिया। तो जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करें, जहाँ पे आपको डिवीजन के साथ काम करना है और आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए डिवीजन का रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको इस तरह से F32 यहाँ पर पैरामीटर लिखना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, बाद में पैरामीटर में चेंज हो जाएगा। यानी आप उस फंक्शन के अंदर उस नंबर को किस तरह से यूज करना रहता है, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ये आपका यूज केस होता है और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। तो इसको मैं कर देता हूँ कंप्लीट और राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फैक्टोरियल्स विथ फंक्शन। तो फैक्टोरियल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं वापस आ जाता हूँ हमारे सोर्स के अंदर और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बैक आऊँगा और वापस हमारा बैक आऊँगा और हमारा जो कमांड लाइन है उसमें बैक आऊँगा और मैं लिखूँगा cd डॉट डॉट और मैं एक कार्गो का नया पैकेज स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ कार्गो न्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 06 नाम से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और बाद में मैं सीडी करके उस वाली एक्सरसाइज के अंदर आ जाऊँगा। मैं सीडी करके मैंने जो नई एक्सरसाइज 6 नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करा है उसके अंदर आ जाता हूँ और इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं एसआरसी के अंदर main.rs फाइल को भी ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको वापस साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारा जो कोडिंग की प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट हो सके, क्योंकि हमको जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा कंसोल पे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन को प्रिंट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फैक्टोरियल्स। अब फैक्टोरियल्स क्या होता है, मैं कमेंट के अंदर फैक्टोरियल्स आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो फैक्टोरियल जब भी आपको किसी नंबर का फाइंड आउट करना है तो आपको नंबर लिखना पड़ता है, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब फैक्टोरियल्स क्या होता है, फैक्टोरियल्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है उसी नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाओ, जब तक डिक्रीमेंट करके उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जाओ। जैसे कि हमको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है 4 का, तो 4 इंटू 3, मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 होगा 12, 12 इंटू 2 होगा 24, इंटू 1 होगा 24। तो आपका फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल होगा 24, यानी 4 का फैक्टोरियल होगा 24। अब इसको इसके अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, मैं फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। आप फैक्टोरियल नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पास करेंगे I32 नाम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा I32। अब इससे जो हमने फंक्शन क्रिएट करा इसको बाद में हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। मैं स्टैंडर्ड के इनपुट आउटपुट, मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट कैसे लेना, वैसा वैसा मैं सबसे पहले इनपुट आउटपुट ले लेता हूँ। मैं लिखूंगा लेट यूजर इनपुट 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ और मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, इनपुट आउटपुट std
मैं लिखूंगा std इनपुट, और इसके अंदर जो रीड लाइन वाला फंक्शन होता है उसको कॉल करूंगा रीड लाइन। और क्या रीड लाइन करनी है मेरे को? म्यूटेबली यूजर इनपुट 1 को करना है, और इसके बाद जो एक्सपेक्ट करूंगा, क्या एक्सपेक्ट एरर हैंडलिंग कैसे करूंगा? एक्सपेक्ट एरर एज फेल्ड टू रीड लाइन, और इसके बाद मैंने जो कमेंट डाला था वो कमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ। और मैंने जो यहाँ पर यूजर इनपुट नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है उसको म्यूटेबली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूँ। इसी के साथ में मैं इसको पास करूंगा लेट नंबर इज इक्वल्स टू, और मैं लिखूंगा यूजर इनपुट 1 डॉट ट्रिम डॉट पार्स डॉट एक्सपेक्ट। एरर को भी एक्सपेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एरर कैसे आएगी? फेल्ड टू पार्स अब लिख दिया, और न्यू लाइन में कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ न्यू लाइन, ताकि आपको समझने में भी इजी रहे। इसी के साथ में मैं लिखता हूँ, मैंने मेरे पास नंबर आ गया, अब मैं फैक्टोरियल जो फंक्शन है इसके अंदर इस नंबर को पास कर दूंगा, और अब मैं इंप्लीमेंट करूंगा हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक। अब फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होगा? फैक्टोरियल का लॉजिक होगा, जब भी आप फैक्टोरियल इंप्लीमेंट करें तो लेट टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करें, या फिर एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू आपको दे देनी 1। और उसको किस तरह से क्रिएट करना है? उसको म्यूटेबली क्रिएट करना है, क्योंकि हम उसकी वैल्यूज को चेंज करना आता है, यानी टेम्पररी जो वैल्यू है आपकी वो होगी 1। अब किस तरह से करना? आपको एक फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज आप इस तरह से नहीं लिखोगे, रेंज कैसे होगी? जो भी नंबर है 1 से लेकर उस नंबर तक आपको रेंज चाहिए। जैसे अगर मैं 4 पास करता हूं तो 1 2 3 4, तो किस तरह से लिखूंगा? 1 डॉट डॉट करके मेरे को नंबर तक कट जाना है, तो मैं लिखूंगा नंबर, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ए, और ए प्लस 1 लिखूंगा, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं, यानी अगर मैंने ए लिखा यानी ए आपका अगर 4 होगा तो आपका रेंज कितनी होगी? 1 2 3। और अगर आपने ए प्लस 1 लिखा यानी 4 प्लस 1, तो आपकी रेंज कितनी होगी? 1 2 3 4, यानी जो लास्ट वाला होता है रेंज वो काउंट नहीं होती। जैसा पाइथन में होता है वैसा का वैसा यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। मैं आपको प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। मैं अगर आपको प्रिंट एलन का यूज करके सबसे पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर ए प्लस 1 क्यों लिख रहा हूँ। मैं अगर कार्गो रन लिखता हूँ तो क्या हुआ यहाँ पर? ये मेरे को बोल रहा है टेम्प मैंने यूज नहीं करा। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये क्या आ रही है? रेंज 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने रेंज कितनी ली है? 1 से लेकर 5 प्लस 1 यानी 6 तक। अगर मैं इसको 5 ही रहने देता तो यहाँ पर क्या होता? मैं अगर कंसोल क्लियर करके कार्गो रन करूँ और वापस मैं 5 4 लिख देता हूँ, तो रेंज कितनी आ रही है? 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा 4 काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा 4 काउंट हो, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। और बाद में मैं टेम्पररी फाइल के अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा। मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल्स टू, टेम्प किस तरह से होगा? आई इंटू जो ए की वैल्यू है, यानी आई इंटू टेम्प, जो प्रीवियस टेम्प की वैल्यू है उसके अंदर आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। और बाद में जब भी प्रोग्राम खत्म हो जाए, फॉर लूप से बाहर निकलना है हमको, और बाद में प्रिंट कराऊंगा फैक्टोरियल ऑफ किसका फैक्टोरियल चाहिए? ए का फैक्टोरियल चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्प। फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्प मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा कॉमा, और इसको भी यहाँ से कर दूंगा रिमूव। तो अब देखिए मैं इसको रन करूंगा, कार्गो रन करूंगा। लेट्स से मैं 4 का फैक्टोरियल ही फाइंड आउट करता हूँ। 4 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 24। जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही काम करेगा। 4, जैसे कि फर्स्ट इटरेशन हमारे टेम्प की वैल्यू कितनी है? 1, और आई की वैल्यू कितनी है? तो 1 इंटू 1 हो जाएगी 1, और टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब वापस एक इटरेशन काम करेगा, और अब जो आई की वैल्यू कितनी है? अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 1 के बाद कितना आएगा? 2, और टेम्प की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब आई की वैल्यू, अब वापस इटरेशन होगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और टेम्प की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 6 का कितना आएगा? 6 आ जाएगा। टेम्प की वैल्यू कब हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और टेम्प की वैल्यू कितनी है? 6,
तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। इसी के साथ में आप किसी दूसरी वैल्यू के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 के लिए चेक करूँ तो 5 की वैल्यू आएगी 120, जो कि आपका होता है फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल का लॉजिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम बाद में दूसरे और एडवांस लेवल के टॉपिक बात करेंगे, जब हम कॉल बैक फंक्शंस के साथ काम करेंगे, तब हम और डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि इस तरीके से आपका फैक्टोरियल का लॉजिक क्रिएट होता है। इसके साथ में हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रक्ट के साथ में कैसे काम करना है। जब हम दूसरी एडवांस एक्सरसाइज़ सॉल्व करेंगे, तब हम स्ट्रक्ट्स का बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीडी डॉट डॉट करके हमारे इसके अंदर आऊँगा, कार्गो न्यू करके एक्सरसाइज 07 नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज वाला जो प्रोजेक्ट है उसका 07 नाम की फाइल है src main.rs को ओपन करूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर ओपन कर लूँगा। मैं लिखूँगा सीडी एक्सरसाइज 07। तो ये एक्सरसाइज 07 यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्ट डेटा टाइप फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रक्ट डेटा टाइप यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। अब स्ट्रक्ट डेटा टाइप किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मेरे को स्ट्रक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह से आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, बुक लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैं बुक का स्ट्रक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। बुक की कितनी फील्ड होगी, बुक की फील्ड होगी टाइटल। और टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा आपका स्ट्रिंग टाइप। तो मैं आपका यहाँ पे जो टाइटल होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप होगा, तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ स्ट्रिंग। इसी के साथ में टाइटल हो गया, और टाइटल के बाद होगा बुक का नेम। बुक का ऑथर हो सकता है, ऑथर हो सकता है। और बुक का ऑथर कौन होगा, बुक का ऑथर भी एक स्ट्रिंग टाइप होगा, कॉमा लगा दूंगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास होगा बुक का टाइटल, ऑथर और पब्लिकेशन ईयर, कौन से ईयर में बुक प्रिंट हुई थी। तो ईयर क्या होगा आपका I32 टाइप डेटा टाइप होगा। तो ये हमने स्ट्रक्ट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैंने जो हमारा बुक नाम का स्ट्रक्ट क्रिएट करा है, अब इस बुक स्ट्रक्ट का यूज करके मैं इस बुक के लिए मैं मेरी खुद की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं माय बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जो कि यूज करेगा बुक स्ट्रक्ट का। और यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे कि अगर टाइटल की बात करूँ, तो टाइटल में आपका आएगा एक स्ट्रिंग टाइप डेटा, और इसके अंदर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा रामायण, और कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल। बाद में आएगा ऑथर, ऑथर कौन है, रामायण का। ऑथर की अगर मैं बात करूँ, ऑथर तो ये लिखूंगा स्ट्रिंग, को इस तरह से लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग फ्रॉम फ्रॉम। और रामायण का ऑथर कौन है, वाल्मीकि साहब, वाल्मीकि। और ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो मैं लिखूंगा ईयर। और ईयर में लेट से मैं 2000 कुछ भी ईयर डाल देता हूँ। तो ये मैंने ईयर भी डाल दिया है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर प्रिंट एलन का यूज करके मैं इसको इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। माय बुक लिख के मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैं अगर कार्गो रन करके आपको इसको चेक करके बताऊँ, तो यहाँ पर क्या आ रही है, सेमीकोलन की ऐड आ रही है। तो मैं सेमीकोलन का भी यूज कर लेता हूँ। कहाँ पर आ रही है सेमीकोलन, तो क्या आ रही है हमारी एरर, एक्सपेक्टेड टोकन। तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। कंसोल क्लियर करके कार्गो रन लिखूंगा, एक्सपेक्टेड टोकन। मेरे को यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। कि अगर मैं इसको रन करूँ, तो कन्वर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथर, तो ये हमारी बुक यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। एरर हमारी क्यों आ रही है, एरर हमारी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये सारे टाइटल और ये जितनी भी चीजें सो कैपिटल लेटर में लिख दिया। मेरे को इसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। जब भी आप इस तरह के डेटा को क्रिएट करें, स्ट्रक्ट को क्रिएट करें, तो आपको केस का ध्यान रखना है कि जो प्रोफेशनली और ग्लोबल यूज हो रहा है, इस टाइप के आपको केस क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने ये वाले केस क्रिएट करे, फील्ड इन द स्ट्रक्ट, और ये सब आपका आ चुका है। ये सब हमारी वार्निंग को अभी आप इग्नोर कीजिए। ये वार्निंग हमारी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने अभी तक टाइटल, ऑथर और ईयर का कभी यूज नहीं किया, इसलिए हमारी वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक नाम का हमारी एक नई बुक क्रिएट हो गई, जिसका टाइटल रामायण, ऑथर वाल्मीकि और ईयर 2000 यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब इसी को आप फंक्शन के अंदर ही पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर बुक नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मेरी जो बुक है उसको पास कर देता हूँ। अब मैं इसका एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं फंक्शन किस तरह से क्रिएट करूंगा,
मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा डिस्प्ले बुक नाम से और इसके अंदर हमारा बुक नाम से यूज़ करूँगा और बुक कैसी होगी, हमारा रेफ़रेंस लूँगा बुक डेटा टाइप का। हमारा इस बुक का डेटा टाइप का रेफ़रेंस लूँगा और इसको भी एज़ अ रेफ़रेंस यहाँ पर पास करूँगा। मैंने बुक का यहाँ पर रेफ़रेंस लिया। अब आप देखिए, मैं इसको प्रिंट करा के बताऊँ, मैं लिखूँगा प्रिंट एलएन और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा बुक डॉट टाइटल, ठीक है, साथ में बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट ऑथर और इसी के साथ में बुक डॉट ईयर, ये तीनों चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर मैं इसको कंसोल क्लियर करके अगर मैं कार्गो रन करके इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो रामायण वाल्मीकि 2000 हमारा सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्ट के साथ काम कर सकते हैं, स्ट्रक्ट को प्रिंट कर सकते हैं और ये आपका डेरिव डिबग का आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्ट को यानी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है स्ट्रक्ट का यूज़ करके अगर उसको होल प्रिंट कराना है यानी वैसा का वैसा प्रिंट कराना है, एक साथ प्रिंट कराना है तो बिना उसकी रेफरेंस यानी बिना की का यूज़ करके उसको पूरे प्रिंट कराना तो आपको इसको लिखना पड़ेगा डिराइव डिबग, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक कमेंट डाल के इसको कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्ट्रक्ट के साथ काम करते हैं तो आपको इस टाइप का लिखना पड़ेगा डिराइव डिबग, यानी ये डिबग होने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करते हैं। अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमको एक काउंटर क्रिएट करना है। तो हमारे एक्सरसाइज नाम के फ़ोल्डर के अंदर आकर और हमने जो ये वाली फाइल है इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ सबसे पहले और सीडी माइनस माइनस करके कार्गो न्यू करूँगा और मैं लिखूँगा एक्सरसाइज 06 नाम का हमारा एक्सरसाइज क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी एक्सरसाइज 06 लिखता हूँ। अब आप देखिए, मैं इस एक्सरसाइज 06 नाम वाले फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा, एसआरसी के अंदर main.rs फाइल को ओपन करूँगा। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था, काउंटर का मतलब क्या होता है इसके अंदर आपके। मैं सबसे पहले कमेंट डालता हूँ और काउंटर क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है आपने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई प्लस प्लस यूज़ करा होगा, आई माइनस माइनस यूज़ करा होगा, काफ़ी सारी ऐसे टाइप की चीज़ें क्रिएट होगी। आप खुद के काउंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, आई मल्टीप्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टाइप के काउंटर कैसे क्रिएट होते हैं? जैसे कि मैं आई प्लस प्लस लिखता हूँ तो इनिशियली अगर आई ए की वैल्यू जैसे इनिशियली अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है और उसके अंदर आपने ए प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जब भी आप ए प्लस प्लस यूज़ करोगे तो ए की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आपके काउंटर काम करते हैं। काउंटर के लिए सबसे पहले मैं एक क्लोज़र क्रिएट करूँगा, काउंटर का एक क्लोज़र क्रिएट करूँगा। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट नंबर इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको म्यूटेबली क्रिएट करूँगा क्योंकि मैं काउंटर का यूज़ कर रहा हूँ तो नंबर की वैल्यू बार-बार चेंज होती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं म्यूटेबल नंबर क्रिएट करता हूँ, लेट से इनिशियली इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1 और मैं क्या कर चाहता हूँ, मैं प्रिंट एलन का यूज़ करके सबसे पहले एक नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा नंबर और नेक्स्ट टाइम मैं उस नंबर को प्लस करना चाहता हूँ यानी नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं एक काउंटर क्रिएट करूँगा, लेट काउंटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, क्लोजर क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैंने आपको बताया क्लोजर किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्लोजर के अंदर आपको 2 पाइप देने हैं यानी आपका जो नंबर है यानी जो भी आप पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट उसके अंदर पास करना चाहते हो तो वो आपको देना पड़ेगा और बाद में क्या करूँगा, नंबर प्लस 1 कर दूँगा। नंबर के अंदर 1 को ऐड कर दो और बाद में मैं क्या करूँगा, नंबर इज़ इक्वल्स टू काउंटर का यूज़ करके काउंटर के अंदर नंबर को अगर मैं पास कर देता हूँ तो आप देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारी नंबर की वैल्यू 1 प्रिंट होगी और बाद में हमारे नंबर की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। अब आप देखिए, मैं कार्गो रन करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे नंबर की वैल्यू 1 होएगी, नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर को परफ़ॉर्म करा है। आप 1 की जगह 2 भी कर सकते हो, तो अब 2 का काउंटर चलेगा। सबसे पहले अब 1 की ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी और प्लस 2 होकर यानी अब नेक्स्ट जो ए की वैल्यू है क्योंकि हमने काउंटर कर दिया यानी 2 इंक्रीमेंट कर दिया है, तो अब जो नंबर की वैल्यू है वो हो चुकी है 2 और इसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। 1 हो गया और बाद में हो गया 2 और इसको अगर मैं 10 कर देता हूँ तो 10 इंटू 1 20, काफ़ी आप कुछ भी कर सकते हैं। 10 इंटू 20 कितना होता है? 10 इंटू 1 20, 1 इंटू 20 होता है 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अगर मैं नंबर को कर देता हूँ 2 तो अब काउंटर की वैल्यू अलग तरह से इंक्रीमेंट होएगी यानी अब आपका यहाँ पर काउंटर कितना हो जाएगा 40। तो इस टाइप से आपके खुद के काउंटर्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं और अलग-अलग टाइप से यहाँ पर काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ में हमारी आज की सारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में वीडियो
काफ़ी कैसी लगी आप वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको सिंपली यूट्यूब में लिखना है इट्स मोहित डॉट कोड्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले से क्रिएट कर रखी है का और इसी के साथ में आप हमारी रस्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वाली रस्ट की हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। जो भी हमने आज की वीडियो के अंदर एक्सरसाइज़ के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करी है, जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको हमारी रस्ट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएँगे और यहाँ पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको रस्ट प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।